नमस्कार। पिछली बार हमने एक्टिव फॉल्ट्स पे बात की थी और आखिर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक्टिव फॉल्ट की जो लेंथ है, उसको कम करें, तो हम लोग सेइस्मिक हैज़ार्ड को अंडर एस्टिमेट करेंगे और एक शिमाने प्रीफेक्चर जो है जापान में, जो कि स्टेट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक्टिव फॉल्ट का जो लेंथ था और उस पे पिछले अर्थक्वेक्स क्या आए हैं, उसको कंसीडर किया जाना था। तो उस बारे में हमने बात की थी। आज हम थोड़ा-सा जो नया लेक्चर है, नया टॉपिक भी है, लेकिन उसी से रिलेटेड है, उससे बात करेंगे, जो कि हम लोग कहते हैं ग्राउंड इफ़ेक्ट्स। तो ये ग्राउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो ज़्यादातर हमने ये देखा है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा-सा ब्रीफली इस पे एम्फसाइज़ किया था कि ये भले आपका जो एरिया है, जो साइट ऑफ इंटरेस्ट है, या तो आप शहर कह लो, तो ये जो एपिसेंट्रल एरियाज़ हैं, जहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएँ हैं, वहाँ से दूर भी बैठा है, तो भी ये इसमें यहाँ पे अफ़ेक्ट होगा। और इस बारे में हम लोग जो है, जो हमारी बातचीत हुई है सेइस्मिक वेव्स के ऊपर, उसको भी हम लोग नज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और दूसरा मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स उदाहरण दिए थे, जो कि साइट क्लासिफ़िकेशन कैसे किया जाता है, माइक्रोज़ोनेशन जो है। हमारे जो सेइस्मिक मैप है, वो मैक्रोज़ोनेशन है, जो कि 2 से 5 है हमारे ज़ोन्स। लेकिन माइक्रोज़ोनेशन में आपका बहुत ही सही तरीके से हम लोग उसका आकलन करते हैं कि भई आपके जो सेडिमेंट्स हैं या तो रॉक्स हैं, वो किसके उसमें वेरिएशन क्या है। उसी के बेसिस पे ये ग्राउंड इफ़ेक्ट्स का बात है करके। और ज़्यादातर इसमें हम लोग जो है, जो मैं बार-बार हमारे लेक्चर्स में एक शब्द आया था लिक्विफैक्शन, उसके ऊपर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे करके। स्टार्ट करते हैं इसमें ग्राउंड इफ़ेक्ट्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ अर्थक्वेक हैज़ार्ड, कि क्या है अर्थक्वेक हैज़ार्ड रिलेटेड करके। और इस बारे में भी हमने चर्चा की थी कि तरह-तरह के मेथड्स इस्तेमाल किए हैं और हैज़ार्ड इवैल्यूएशन के लिए। तो सेइस्मिसिटी एंड ग्राउंड कंडीशंस बहुत ज़रूरी है जानना करके, कि हमारे, क्योंकि जैसे सेइस्मिक वेव्स हैं, हमने बात की थी पहले, कि आपका अब एम्प्लीफिकेशन जो है, वो वेरी करेगा हर लोकेशन में करके। तो वो भी है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक वाइब्रेशंस ऑन सेडिमेंट टाइप्स। ये हमने ऑलरेडी एक पिछले लेक्चर में बात की है, जहाँ पे हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की बात की थी, जहाँ पे बॉडी वेव और इस वेव की फ्रीक्वेंसीज़ क्या है करके। और ये फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं, वो आपकी अर्थक्वेक के समय काफ़ी वेरिएशन में मिलती है, काफ़ी वाइड रेंज है। तो ये क्या अफ़ेक्ट करती हैं? सेइस्मिक इन्वेस्टिगेशंस भी की करना ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ द सेइस्मिक इवेंट, इस पे भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं करके, कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपका ड्यूरेशन भी बदलेगा, और ड्यूरेशन जिसमें ज़्यादा होगा, उसमें नुकसान भी ज़्यादा होगा। तो वो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। और दूसरा एक बात भी हमने की थी कि प्रिकर्सरी इवेंट से क्या हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये यहाँ पे हमने 2 उदाहरण लिए थे, एक चाइना का उदाहरण लिया था और एक इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया का एक उदाहरण लिया था, जिसमें प्रिकर्सरी इवेंट्स को लेके ये आइडेंटिफाई किया गया था और वार्निंग भी इशू की थी। मतलब वो तो लॉन्ग टर्म वार्निंग भी था करके, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सही साबित हुई थी करके। अब चलते हैं कि मेजरमेंट्स ऑफ लोग जो हैं, वो ये भी करते हैं, इसमें भी बात हमने की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड जो है, उसको भी लोग मेज़र करते हैं। और इसमें भी कुछ उपलब्धियाँ हैं अभी, लेकिन उतनी सही तरीके से अभी तक नहीं कह पा रहे हैं कि ये इसमें प्रेडिक्शन जो है, वो हम लोग कर पाएँगे ठीक से कि नहीं कर पाएँगे, लेकिन अभी स्टडीज़ हैं। जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को भी देखा जाता है। तो जो पहले हमने पिछली स्लाइड में जो बात की कि काफ़ी इस तरह की जो मेथड्स हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू इवैल्यूएट द हैज़ार्ड। और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में भी बदलाव आता है, ये भी माना गया है करके। और ये देखा भी है, काफ़ी स्टडीज़ इसमें हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये जो स्टडीज़ की गई हैं, ये एक बड़ा भूकंप आने के बाद इस पे काम किया है, कि कुछ डेटा जो है, सैटेलाइट डेटा जो पहले का लिया और उसके बाद का लिया, और उसमें फिर देखने को वो जो अंतर है, वो देखने को मिला है करके। जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऐसा है कि ये
सेडिमेंट्स और लैंड से रिलेटेड है। और ये इसमें कोई मतलब पुराने अगर भूकंप आए हैं और पुराने अवशेष जो हैं ये एक प्रिजर्व रहते हैं उसमें। तो उसको तो वो सिग्नेचर्स को, वो अवशेष जो हैं उसको तो हम लोग आसान ढूंढ सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज़ अगर है तो आप ये काम कर सकते हैं करके, आराम से करके। फिर एक कहा गया था कि आप अगर जिस एरिया का इवैल्यूएशन करना है सेismic हज़ार्ड्स के रिलेटेड, तो आप पुराना डेटा अर्थक्वेक का जो है उसको देखिए, और जो इंस्ट्रूमेंटल डेटा एग्जिस्ट कर रहा है आपको उसको प्लॉट करके आप देखिए कि वो क्या एक पैटर्न दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है करके। तो उसको हम लोग भी कंसिडर करते हैं। स्टडी ऑफ एक्सेलेरोग्राम्स, जैसे हमने सेismic वेव्स और उसमें बात किया था कि ना ही सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में या मैग्नीट्यूड पता लगाने में पी एंड एस वेव का डिफरेंस लेते हैं, या तो फिर आप जो है वो एम्पलीट्यूड कितना आया है सेस्मोमीटर पे उसको लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक्सेलेरोग्राम भी आपको देखना है, क्योंकि ग्राउंड एक्सेलरेशन सेismic हज़ार्ड इवैल्यूएशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सेismicity एंड ग्राउंड कंडीशंस, तो हम इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग सिर्फ ग्राउंड कंडीशंस की बात करेंगे। हम लोग एक्सेलेरोग्राम की हमने कुछ ब्रीफली बात की है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग से पूरा टॉपिक है जो कि जियोफिजिसिस्ट और सेस्मोलॉजिस्ट जो इसको काम करते हैं जिस पे। तो ये बात हमारी हुई थी पिछली बार कि एक अगर आपके पास डिफरेंट सेडिमेंट्स हैं तो क्या होगा उसका। तो आपके और आपका अर्थक्वेक ट्रिगर हो रहा है, तो एम्पली एम्पलीट्यूड ऑफ seismic waves and acceleration varies from place to place। तो ये सेम नहीं रहेगा, आपका ये बदलाव देखा जाएगा हर जगह पे करके, डिपेंडिंग ऑन द सेडिमेंट्स। और ये चीज़ जो है हमने बात की थी कि आपका जो है ये लूज सेडिमेंट्स जो हैं उसमें एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होगा आपका करके। तो ये बात हमने पिछली बार भी देखी थी करके। सो आगे देखते हैं कि इट इज़ मच ग्रेटर ऑन डीप थिक अलूवियम। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली आपका, कि ये एम्प्लीफिकेशन जो होगा ये अगर हमारे पास थिक अलूवियम है, मतलब जिसकी थिकनेस ज़्यादा है आपकी, ये थिकनेस ज़्यादा है अलूवियम की, तो वहाँ पे ये एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होगा। देन इन रॉकी टेरेन दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज मटीरियल एम्प्लीफिकेशन। और ये इसमें हम एम्फोसाइज क्यों कर रहे हैं और ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो काफ़ी थिक है। मतलब हम कह सकते हैं कि करीब करीब मतलब आपका 50 किलोमीटर के ऊपर ही होगा उसमें थिकनेस। तो वो काफ़ी थिक है, तो वहाँ पे मटेरियल एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग ये लेते हैं कि हमारा ये हिमालय है, और इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये इंडोगैंजेटिक प्लेन है यहाँ पे। तो ये इंडोगैंजेटिक प्लेन जो है ये काफ़ी प्रोन एरिया है। अर्थक्वेक्स तो आपके यहाँ आएंगे, इस जगह पे आएंगे हिमालय में, लेकिन ये एरिया को वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह से कई और इलाके भी हैं जहाँ पे अलूवियम है, और वो इतना तो डीप नहीं है जितना हमारे इंडोगैंजेटिक प्लेन में मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी वो अफेक्ट करेगा। However, some rigid buildings suffer less damage and on alluvium than on rocky areas। तो अगर आपने बिल्डिंग कोड्स प्रॉपरली लगा के उसकी कंस्ट्रक्शन की है तो ये बच जाएंगे, मतलब ये नुकसान से बच जाएंगे करके। लेकिन अगर नहीं किया है बिल्डिंग कोड्स तो फिर आपका जो है इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं और डैमेज ज़्यादा हो सकता है करके। और ये बिल्डिंग कोड्स भी समय समय पे रिवाइज किए जाते हैं, और ये न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ही का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें BIS कोड्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन करती है, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो करते हैं, दे शुड टेक इनटू कंसिडरेशन दिस BIS कोड्स, एक्चुअली उसको लेना ज़रूरी है करके। बट पुअर कंस्ट्रक्शन विल बी मोर अफेक्टेड का मतलब वो डैमेज होगा वहाँ पे उस एरिया में करके, और उस बिल्डिंग्स को ये अफेक्ट करेंगे करके। अब इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस, ये सरल भाषा में कहा गया है। वाइब्रेशन seismic वेव्स जो हैं एक वाइब्रेशंस पैदा करती, seismic शेकिंग हम लोग कहते हैं इसको।
तो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक कैन अफेक्ट द पोर्शन ऑफ अपर क्रस्ट कंप्राइजिंग थिन पाइल ऑफ लूज अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। सो ये बात हमने की है। कोहेसिवलेस सेडिमेंट्स, ये बात कोहिशन, कोहेसिवलेस, ये जो है ये आपकी जो है जियोटेक्निकल टर्म्स हैं, जहाँ पे क्ले और सिल्ट जो है वो कोहेसिव होता है, उसके सेडिमेंट प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि वो कोहेसिव होता है, आपस में एक बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है उसमें करके। लेकिन जो सैंड और सिल्ट है वो कोहेशनलेस सेडिमेंट्स हैं, और उसमें पोर्स भी होते हैं, और हम लोग जो ज़्यादातर जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको ध्यान में रखते हैं कि ये इस तरह के लेयर्स मिले तो दे आर गुड फॉर एक्वीफर्स एक्चुअली। सो कोहेसिवलेस सेडिमेंट्स अंडरगो कॉम्पैक्शन, ये जब कब होता है, ये साइस्मिक शेकिंग के समय पे होता है करके। तो आगे देखते हैं इसमें। लूजली पैक्ड वाटर सैचुरेटेड सेडिमेंट्स can lose all their shear strength and behave like liquid। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इसका, शेयर स्ट्रेंथ का। तो जो भी हम लोग कहते हैं कि जो सेडिमेंट्स हैं उसका जो शेयर स्ट्रेंथ है वो आपका लूज करता है, और वो शेयर स्ट्रेंथ लूज करने के कारण आपका लिक्विफैक्शन प्रोसेस होता है करके। दिस फिनोमेना इज नोन एज डेंसिफिकेशन, क्योंकि जब आपके लूज सेडिमेंट्स हैं और जब शेकिंग होगा आपका, तो ये लूज सेडिमेंट्स कॉम्पैक्शन की तरफ जाएंगे, डेंसिफिकेशन होगा, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। अगर वो सेचुरेटेड सेडिमेंट्स हैं, वाटर सेचुरेटेड सेडिमेंट्स हैं, ये एक आवश्यक बात है लिक्विफैक्शन के लिए। एंड वो पोर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो पोर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो लो की तरफ मूव करेगा, जो ग्रेडियंट हम लोग यूजुअली देखते हैं करके, तो हाई टू लो की तरफ। तो ऊपर प्रेशर कम है सरफेस पे, तो वो पुश करेगा पूरा के पूरा, और सरफेस पे जाके वो फटेगा पूरा। तो इट विल बी लाइक सैंड बॉयल, और ये हम लोग इसको दूसरा भी नाम देते हैं सैंड बॉयल को, सैंड वॉल्केनोज भी कहते हैं करके। तो इसकी भी कुछ हम लोग तस्वीरें दिखाएंगे जो हमने रिकॉर्ड किया था। तो ये इसको सैंड वॉल्केनोज भी कहते हैं हम लोग। ये स्ट्रिक्ट सेंस में वॉल्केनोज नहीं है, मतलब जिस तरह से जो टेक्टोनिक प्रोसेसेस में जो बनते हैं, लेकिन ये जो उसका जो लिक्विफाइड मटेरियल जो ऊपर आता है वो उसी तरह का एक कोन बनाता है, और कहीं कहीं पे ये भी देखते हैं विभिन्न तरीके के आपको इसमें शेप्स मिलेंगे करके, उसकी जो आकार हैं वो मिलते हैं, तो उसमें भी हम लोग देखें करके। लेकिन शॉर्ट में 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे ज़रूरी है कि आपका जो सेismic शेकिंग होता है वो आपका थिन जो अपर पार्ट है, लूज अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स को अफेक्ट करेगा। और जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर थिकर अलूवियम है, अगर लूज सेडिमेंट्स थिक हैं काफ़ी, उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन, मटेरियल एम्प्लीफिकेशन होना लाजमी है करके। और दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे कोहेसिवलेस सेडिमेंट्स, और उसका जो है वाटर सेचुरेटेड होना ज़रूरी है, और ये शेयर स्ट्रेंथ लूज करता है, और ये प्रोसेस को हम लोग डेंसिफिकेशन कहते हैं। दिल विल, और ये पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज की वजह से आपका फॉर्मेशन ऑफ सैंड बॉयल्स होता है। तो ये सारे 3-4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, उसको आप ध्यान में रखिएगा, ये लिक्विफैक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। मतलब आप कह सकते हैं दिस इज द एप्रोप्रिएट कंडीशंस, आइडियल कंडीशन फॉर हैविंग द लिक्विफैक्शन। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज लिक्विफैक्शन। तो पूरा जो पार्ट है ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं और कुछ एविडेंस देखते हैं, और प्रोसेस कैसे है वो भी आप जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास जो है ये ऊपर वाला जो लेयर है, जो कैपिंग लेयर है, वो कोहेसिव लेयर है आपके पास, जिसमें पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपका। लेकिन नीचे वाले जो पोर्शन है ये आप सैंडी है, और इसमें अगर इसको देखा जाए तो जो हम लोग कहते हैं कि ये अरेंजमेंट है जो इसके ग्रेन्स का, वो इस तरह से होता है कि आपस में ये तो बिल्कुल जुड़े हुए नहीं रहते हैं, बीच में पोर स्पेस होती है, और वो पोर स्पेस में आपका पानी जो इकट्ठा रहता है। और ये कुछ इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं जिसमें वो अब एक सॉर्ट ऑफ एन स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, वो एक ऊपर जो है अनलेस एंड अनटिल उनको हिलाया ना जाए करके। तो जो भी स्ट्रक्चर इसके ऊपर बैठा है वो
उसको ये सस्टेन करता है, बाकी इसकी स्ट्रेंथ जो है करके। सो पहले अर्थक्वेक के पहले, बिफोर अर्थक्वेक, द ग्रेन रिमेन्स पैक्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड द वेट ऑफ द ग्राउंड इज सपोर्टेड बाय द सैंड ग्रेन्स। तो ये आपका ग्राउंड पे जो भी है आपको वो सपोर्ट करता है, ये अरेंजमेंट जो है करके। अब आपकी जब साइस्मिक शेकिंग हुआ है तो ये साइक्लिक शेकिंग और शेयर भी होगा करके, क्योंकि हमारे पास विभिन्न तरीके के जो वेव प्रोपोगेशन हो रहा है उसका जो एक कहते हैं कि मोशन है, वो सब अलग हैं हमारे पास। तो ये एक आपका जो है जो भी एरिया है अगर वाटर सेचुरेटेड है उसको ये शेयर करेगा करके, और ये शेयरिंग की वजह से हमने जो बात किया डेंसिफिकेशन होगा और पोर वाटर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और ये सैंड ब्लोज और सैंड बॉइल्स बनाएगा सरफेस पे करके। सो द लिक्फेक्शन इज a phenomena that causes transformation of water saturated cohesionless or cohesiveless sediments material into liquefied state। तो ऑलमोस्ट ये लिक्विफाइड स्टेट में इसको बनाता है ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। सो फाइनली जो है आपका सरफेस पे ये आपका आएगा करके। अब एक और चीज़ इसमें देखते हैं करके, तो ये प्रोसेस आपका लिक्फेक्शन का हो गया आपका, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है डिफरेंट टाइप की सॉइल से, जो कि हम लोग बात करते आ रहे हैं, इस पे बार-बार मैं इस पे एम्फसाइज़ भी कर रहा हूँ, तो वो कैसे एक एरिया में अफ़ेक्ट करेगा। हालाँकि वो एरिया बहुत ही बहुत वाइडली वो नहीं है स्प्रेडेड, लेकिन वो छोटा-सा एरिया है और उसमें लेकिन ये है। तो ये एक अ, थोड़ा-सा कार्टून मूवी है, इसको देखिए ज़रा करके और इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात ये है, यहाँ पे ये कहा गया है कि हाउ विल 3 बिल्डिंग्स इंजीनियर्ड इक्वली, मतलब उसके स्ट्रक्चर जो है उसको डिज़ाइन बिल्कुल सेम तरीके से किया गया है ऑन डिफरेंट बेडरॉक्स, मतलब इंजीनियर्ड सेम है उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हैं, आर्किटेक्ट भी सेम है, लेकिन वो अलग-अलग एरियाज़ में कहा गया किया गया है, और वो जो है डिफरेंट बेडरॉक्स पे कैसे अफ़ेक्ट करता है। तो डिफरेंट बेडरॉक्स ज़्यादातर हम लोग लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, और सेडिमेंट्स को भी हम लोग बात करेंगे कि लूज़ सेडिमेंट्स में क्या इफ़ेक्ट होगा करके। अब नीचे है कि नीचे जो बात की है कि 2 वेरिएबल्स अफ़ेक्ट डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। एक तो इंटेंसिटी आपका क्या है? फेल्ट मोशन नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, इंटेंसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे शेकिंग की बात हो रही है। तो ये आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग seismic शेकिंग की बात करते हैं तब दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी बिकॉज़ दैट इज़ रिलेटेड टू योर डैमेज पार्ट। और फिर इंजीनियरिंग क्या किया है करके, तो इसको देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब पी वेव, एस वेव का प्रोपोगेशन की बात हो रही है यहाँ पे करके, और सरफेस वेव का है। तो आपके पास जो है प्रोपोगेशन जो है तीनों का डिफरेंट है। अगर मान लीजिए कि इस सेक्शन को लेते हैं तो हमारे पास एक है सॉलिड बेडरॉक है, पुअर कॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं और वाटर सैचुरेटेड सेडिमेंट्स हैं, जो कि हम लोग बात कर रहे थे। अब इसमें सेismic वेव तो एक ही तरीके से आ रही है, वो कैसे बिहेव करती है ये सेस्मोग्राफ में भी आप देख सकते हैं, और इसका वो एम्प्लीफिकेशन दिखाने की कोशिश की है करके। तो सेismic वेव ट्रैवल कर रही हैं आपकी, अब तीनों जगह पे इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेम टाइप की है करके। पहले वाले में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में कुछ नुकसान हुआ, तीसरे में आप देखेंगे कि वाटर सैचुरेटेड सेडिमेंट्स थे, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ आपका करके। तो ये चीज़ जो है, ये एम्प्लीफिकेशन आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादा बड़ा है, इसमें कम था करके। ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे आपका लिक्फेक्शन की बात की है, और तो अब और जो पुअर कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं उसकी बात की है करके। तो ये एक कंपैरिज़न दिखाया गया है कि आपका जो सेइस्मिक स्टेशंस हैं, ठीक है, वो एपिसेंटर से जो है, ये लोमा पेट्रा का जो अर्थक्वेक था 1989 का, उसका पूरा उदाहरण दिया गया है करके। तो लेफ्ट में जो दिखाया गया है वो बेडरॉक का है, उसमें एम्प्लीफिकेशन काफ़ी कम था, लेकिन आपका जो लूज़ सेडिमेंट्स पे है वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा था करके। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग का ये अंदाज़ा होगा कि भई हमारी जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे
वो करेगी करके। एक चीज़ और भी आप इसमें ध्यान दीजिए कि हमने जब बात की थी कि जब एपिसेंट्रल एरिया होता है वहाँ पे दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, और जो जैसे-जैसे आप दूर जाओगे तो लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो हैं वो ज़्यादा डैमेजिंग होती है, वो चीज़ भी यहाँ पे आपकी दिखाई गई है करके। सो जो लो एम्प्लीफिकेशन वेव्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इवन द लिक्फेक्शन, क्योंकि लिक्फेक्शन जो है सेकेंडरी प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस इज रप्चर आपका अर्थक्वेक में, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस आपका ये है करके। तो आप थोड़ा सा इसको ये देखेंगे करके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बात भी उसी की है, ये चित्र भी वही बता रहा है कि आपका जो अर्थक्वेक जो आया वो आपका तो यहाँ था, तो यहाँ पे तो आपका डैमेज जो है वो प्राइमरी जो है, ये आपका सरफेस रप्चर है, प्राइमरी है करके। तो यहाँ पे तो आपका डैमेज तगड़ा हुआ, क्योंकि आपके पास सारी साइस्मिक वेव्स थी। हिली एरियाज़ में आपके पास लैंडस्लाइड्स भी हुई करके। अब ग्राउंड मोशन जब गया और आपका जो लूज़ सेडिमेंट्स है, ज़्यादातर हम लोग लूज़ सेडिमेंट्स जो अलूवियम है उसके लिए वो कहते हैं कि हमारे जो रिवर डिपॉज़िट्स हैं, तो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं हमारी, उसने ही इंडो गैंजेटिक प्लेन का को बनाया है करके। तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा है। तो कुछ लोग जैसे पूछते हैं, कानपुर में लोग आते हैं और पूछते हैं कि भई जो गंगा के पास जो घर बने हैं, गंगा किनारे, उसमें क्या होगा? तो हम कहते हैं उसमें एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होगा करके। तो यही दिखाया गया है कि आपके रिवर जो वैली है उसके पास अगर आपके घर हैं और वाटर सैचुरेटेड सेडिमेंट्स हैं वहाँ पे, तो आपका लिक्विफैक्शन होना तय है, वहाँ पे होगा आपका लिक्विफैक्शन। तो ये काफ़ी सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है करके। जो पिछले एक जो वीडियो तो हमने देखा उसको, तो उसको आप देखिएगा अच्छे से, तो आपके लिए सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी करके। अब हम एक्टिव फॉल्ट्स पे जब बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि बार-बार कह रहे थे कि इसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, एक बफर ज़ोन होना चाहिए। वो बफर ज़ोन के दूर ही आपको सारे घर-वर बनाने चाहिए, कि मान लीजिए कि आपके पास एक यहाँ पे एक्टिव फॉल्ट है और इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो आप एक बफर ज़ोन बना दें करके, आपका कहें कि आप, जैसे हमने उस समय भी बात की थी कि आपका जो है, ये कह दें कि आपका 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आपका ये एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब होता ये है कि हमने कहना तो ये आसान है, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी ज़मीन होती है यहाँ पे, तो वो तो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर वो लैंड बेचे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वो अपना घर बनाए। अगर बनाना चाहते हैं तो फिर वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग उसमें लगनी चाहिए, उसमें कोड्स प्रॉपर लगने चाहिए, लेकिन अवॉइड किया जाए कि इस एरिया में नहीं हो। और अगर हम लोग ये कहते हैं, ये पॉलिसी लाते हैं, तो उनका कहीं पे भी उनको जो कॉम्पनसेशन दे के उनको लैंड कुछ और जगह देना चाहिए। ये एक मतलब प्रक्रिया हो सकती है करके। अब आते हैं कि क्या ये जो अर्थक्वेक्स हैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमें एक्टिव फॉल्ट्स हैं सॉरी, तो उसमें अगर कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमको लगाने ही हैं, उसका उसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें करके। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण जो है ये, कि ट्रांस अलास्कन पाइपलाइन सर्वाइव्ड अ बिग वन इज, ये अर्थक्वेक है, एक्चुअली अर्थक्वेक की बात हो रही है। तो ये भूकंप जो है वो नवंबर 3 को आया था, और 2002 में मैग्नीट्यूड 7.9 था। तो ये काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक था, और ये जो अर्थक्वेक था ये दनाली फॉल्ट में। अब इसकी कहानी क्या है, अब यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं कि अलास्कन पाइपलाइन ऑयल पाइपलाइन है करके। आगे बढ़ते हैं। जो टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन की बात हमने की थी कि यूएस में है, अमेरिका जो है उसमें पैसिफिक प्लेट जो है वो ऑब्लिकली सबडक्ट कर रही है, और उसकी वजह से आपका बड़ा ट्रांसफॉर्म फॉल सिस्टम जो है बना हुआ है। और यहाँ पे जो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इसके ऊपर आप देखेंगे कि आपके पास ये काफ़ी एक्टिव फॉल्ट्स मार्क्ड हैं करके। तो एक दनाली फॉल्ट करके है, उस उसके उसकी वहाँ से जो है एक अलास्कन पाइपलाइन थी, वो उसको क्रॉस होना था वहाँ से। तो पहले ये कहा गया कि अब क्या किया जाए इसमें करके। तो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन थी कि ज़मीन मतलब कुछ मीटर्स नीचे से वो पाइपलाइन जाएगी, सरफेस पे नहीं आएगी। लेकिन फिर
जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया गया और वहाँ की यूएस जियोलॉजिकल सर्वे को कंसल्ट किया गया कि भाई आप ये देखिए कि ये फॉल्ट यहाँ पे है, अब इसमें पहले कितने अर्थक्वेक आए हैं और आने की संभावनाएं क्या हैं, और जब अगर अर्थक्वेक आएगा तो स्लिप कितना होगा, इसका स्लिप जो होगा कि कितना होगा, किस टाइप का फॉल्ट है। तो भाई ये पता लगा कि ये तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है और ये मूवमेंट होगा इसमें, तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, ऑब्लिक भी हो सकता है करके, और कितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इस पे देखा गया है, तो वो भी एक चीज़ इसमें जानने की कोशिश की गई करके। तो ये कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर इसको हम लोग सरफेस पे ले आते हैं पाइपलाइन को, इसको अंडरग्राउंड नहीं रखते हैं, फॉल्ट पे से क्रॉस होगी, और ये चीज़ जो है इन्होंने सो यहाँ पे एक टीम काम कर रही थी, मतलब एक इंजीनियर्स थे और जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, वो दोनों एक टीम में काम कर रहे थे करके। तो अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड 7.9 अकर्ड ऑन नवंबर 3, 2022। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया कि जो फॉल्ट है ये मूव करेगा अराउंड 6.6 मीटर के आसपास, अगर उस पर रप्चर आया, अगर उस पर अर्थक्वेक आया तो ये 20 फीट के आसपास ये रप्चर करेगा करके। और ये हकीकत जो है, इट मूव्ड 18 फीट, 6 मीटर के आसपास मूव किया। तो यहाँ पे क्या किया था इन्होंने कहा कि भैया देखिए आपका जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट के ऊपर से पाइपलाइन क्रॉस कर रही है, अब अगर ये मूव करेगा तो आपकी पाइपलाइन भी तो डैमेज होगी, तो क्यों ना हम पाइपलाइन को इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएं कि रोलर कोस्टर पे डाल दें हम लोग करके, और पाइपलाइन का जो मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल रखें, ताकि जब भी भूकंप आए और शेकिंग भी हो अगर वो एरिया को, तो पाइपलाइन जो है इधर से उधर मूव करेगी। और इसका जो एरिया रखा था मूवमेंट का पूरा जो है, वो करीब करीब इन्होंने 6 मीटर से ऊपर का रखा करके। तो ये हकीकत में इसको बचाया गया। तो ये एक है कि इसको सरफेस पे लाया गया पाइपलाइन को पूरे को, और सरफेस पे लाने के बाद जहाँ से वो फॉल्ट पास हो रहा था, फॉल्ट यहाँ से निकल रहा है करके आपका, तो ये एरिया में पूरा इसको पाइपलाइन को जो है ये आपका सरफेस पे लाया गया करके इसको। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मतलब एक कारगर साबित हुई कि इस तरह की स्टडीज़ जो हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं करके। तो यही चीज़ें मैं आगे भी समझाने की कोशिश कर रहा था, जो पिछले लेक्चर्स में थे, कि बात की थी कि हमको एक्टिव फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण उसका है, ये दनाली फॉल्ट का है, और दनाली फॉल्ट में ये जब बताया गया कि 6-6.5 मीटर के आसपास आपका डिस्प्लेसमेंट होगा अगर यहाँ पे बड़ा अर्थक्वेक आता है, और इसका पूरी स्टडी की गई, जो बैकग्राउंड था इसका पूरा, और इसका पहले क्या हुआ था इस फॉल्ट पे, उसकी पूरी स्टडी की गई, उसके बाद इसको पूरा अमल में लाया गया करके। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग सेismic हज़ार्ड की बात करते हैं करके। तो ये एक उसी का एग्जाम्पल है। एक और भी बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो ये क्या है, साइड इफ़ेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट प्लेज वाइटल रोल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। क्यों? Because it has direct implication over the pattern of ground shaking and associated damage in area with different lithology। एक तो हो गया आपका seismic effect, और तीसरा हो गया ये अर्थक्वेक के टाइम पे अफेक्ट करता है पैटर्न ऑफ जो है, जो आपका शेकिंग होगा वो अफेक्ट करेगा आपका लिथोलॉजी के ऊपर, इस टाइप का मटेरियल है। अर्थ क्रस्ट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ हार्ड रॉक्स एज वेल एज सॉफ्ट मटेरियल, वो हम लोग अलूवियम कहते हैं करके। Seismic wave generated during an earthquake have wide spectrum of frequency ranging from, आपका ये हमने बात की है ऑलरेडी, तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखें, आगे देखते हैं कि क्या होता है करके। Seismic wave travel faster in hard rocks and slower in softer material। अब ये चीज़ आप ध्यान में लाइए, जब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर seismic वेव जो है वो क्रस्ट ऊपर वाला जो ओशनिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें फास्ट ट्रैवल करती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेनोस्फीयर के कांटेक्ट में आती है वो स्लो हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे है करके। तो हार्ड रॉक में वो फास्ट ट्रैवल करेगी एंड स्लोअर इन सॉफ्टर मटेरियल।
अब ये क्या कहता है, एज दे पासिस फ्रॉम डीपर हार्ड रॉक, जब क्योंकि डीप में तो हार्ड रॉक्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं क्रस्ट की बात करते हैं, अगर क्रस्ट में ऊपर जो है लूज मटेरियल है, एलुवियम है, और नीचे जो है आपका ज़्यादातर हार्ड रॉक्स हैं करके, तो जब क्रस्ट में हम लोग बात करते हैं करके, तो ऊपर वाला जो नीचे से जब आ रही है हार्ड रॉक से आ रही है टू शैलोअर सॉफ्टर रॉक्स एलुवियम में आ रही है, दिस स्लोस डाउन एंड गेट्स बिगर इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीफिकेशन बढ़ेगा एज द एनर्जी पाइल्स अप, एनर्जी क्योंकि बहुत एनर्जी के साथ ये ऊपर आ रही है, फास्ट ट्रैवल कर रही थी, अब स्लो डाउन होगी तो एनर्जी पाइल अप होना शुरू होगा करके। दिस प्रोसेस एम्पलीफाइज द ग्राउंड मोशन in areas with softer material. This process is termed as trapped seismic energy, वो ट्रैप करना शुरू कर देता है उसमें। तो ये ट्रैपिंग के वजह से आपका जो है ये एनर्जी जो रिपीट होती है, बार बार इसको रिपीट करती है, और ये करती क्या है, आपका जो जो एक तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ाती है और ये ड्यूरेशन भी बढ़ा देती है। तो हम लोग एक कुछ मतलब अगर मैं इसको सरल शब्दों में समझाऊं, तो जैसे इसमें भी कहा है, ये वाले लाइन में भी है, जैसे इको आता है आपका, तो इको जो है वो रेजोनेंस आपका ज़्यादा उसका उसमें हो रहा है, और उसकी वजह से ये एम्पलीफिकेशन जो है, ये सिमिलर प्रोसेस की बात करने का करके, तो ये जो है ये करीब करीब लाइक एन इको साउंड, तो आपका ये एम्पलीफाई भी कर रहा है, और दूसरा ये ड्यूरेशन भी बढ़ा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा इन द सॉफ्टर एरियाज, इन द एरियाज विच इज कंप्राइज्ड ऑफ अलुवियम करके। अब ये एक उदाहरण है दूसरा, ये मेक्सिको का है 2017 का। अब इसमें क्या इफेक्ट हुआ, कैसे हुआ, इसके इसके बारे में जानते हैं करके। तो ये बेसिकली साइड इफेक्ट की बात कर रहा है करके, इसमें जो है कि आपके कुछ भूकंप आए थे 2017 में मेक्सिको में, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो देखा गया ज़्यादा काफ़ी किलोमीटर्स दूर, तो उस पे देखते हैं करके क्या है करके। सो मैक्सिकन सिटी एक्सपीरियंस 2 लार्ज अर्थक्वेक 2017 अर्थक्वेक इन मेक्सिको इज़ नॉट सरप्राइजिंग एक्चुअली, इसको यहाँ पे जो है थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन ये कहते हैं अर्थक्वेक इन मेक्सिको इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, बट डैमेज वॉज हाईएस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, तो ये थोड़ा सा बॉदर कर रहा था लोगों को कि ऐसे क्यों हुआ करके इसमें। तो seismic शेकिंग एम्पलीफिकेशन एंड ड्यूरेशन जो है, द रीज़न वॉज, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो ये चीज़ हमारे देश में भी लागू होती हुई है। दूसरा था ए लार्ज पोर्शन ऑफ मैक्सिकन सिटी जो था वो एक लेक पे, ये है, इसका लेक का नाम है टेक्सोको लेक है, इसमें बनाया था। और यहाँ पे क्या है, जैसे पहले यहाँ पे यूरोपियन ऑक्यूपेंसी ज़्यादा थी करके, तो वो वहाँ पे बसना शुरू हुए वो लोग, और उन्होंने फिर और लोग बसते गए, तो एक एक जैसे बूंद बूंद करके सागर भरता है, इसी तरह से आपके एक घर बना, दो घर बने, और यहाँ पे सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ये लेक के डिपॉजिट्स पे बना था, इसका नीचे का जो बेड था ये एंशियंट लेक था। अब लेक का डिपॉजिट्स आप समझ सकते हैं कि लूज होगा करके। सो द एरिया प्रोवाइड्स फ्लैट टेरेन, एक रीज़न ये था कि क्यों बसे वहाँ पे, और अमूमन ये होता ही है कि एक आइडियल कंडीशन अगर है आपके पास, आपको फ्लैट लैंड मिल गया, आपके लिए फर्टाइल लैंड है, पानी का भी व्यवस्था हो गई, तो आप वहाँ पे बसना शुरू होंगे करके। और ये चीज़ हम लोग पिछले जो हम लोग उसमें देखें कि सिविलाइजेशंस जो थी हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो या हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो, वो भी देखा गया था कि वो नदियों के अलॉन्ग ही ज़्यादातर उनकी ये लोग बसे थे करके। तो ये एक आइडियल कंडीशन देता है, तो लोग वहाँ पे बसना शुरू हुए। अब थे आपका एक तो फर्टाइल लैंड था, और ये फर्टाइल लैंड जो है वो लूजी मटेरियल है करके, तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग होता है तो ये इशू करेगा। और लेक डिपॉजिट था, वो क्या किया उसने कि उसका एम्पलीफिकेशन ऑफ द सेस्मिक वेव, सो द टेरेन एंड थिक लेक डिपॉजिट्स, ठीक है, रिजल्टेड टू एम्पलीफिकेशन ऑफ सेस्मिक वेव। दूसरा जो है एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग फ्रॉम अर्थक्वेक। तो ये जो बात थी हम लोग लास्ट स्लाइड में जो हम लोग कर रहे थे ये वाली, कि आपका जो है इसमें
आपका एक तो एम एम्प्लीफाई भी करेगा और दूसरा जो साइस्मिक ड्यूरेशन है उसको भी इंक्रीज़ करता है करके। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे थी एक्चुअली आपकी। तो अब ये देखें कि जो इसमें एम्प्लीफिकेशन हुआ वो क्या था? एपिसेंटर तो आपका यहाँ था करके। अब यहाँ पे जो है कि ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ seismic energy amplified due to 1985 earthquake having its epicenter location about 400 kilometers away from the Mexican city। ये दूसरा उदाहरण उसका दिया गया है कि यहाँ पे भी ये पहले भी देखा गया था और 2017 में भी यही चीज़ देखी गई करके आपकी। तो यहाँ पे देखें आप कि इसका इस एरिया में तो हर तरह की एनर्जी है आपकी, वो मिली करके, लेकिन ये 400 किलोमीटर दूर जो है, इतना ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन था। पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन जो आपका था वो करीब-करीब था आपका 170 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का था और जहाँ एपिसेंट्रल एरिया था, वहाँ पे काफ़ी रिलेटिवली कम था और उसमें बीच के एरिया थे, मतलब सेismic वेव आपकी ट्रैवल जब की यहाँ से, तो बीच के एरिया में भी कंपैरेटिवली कम पाया गया क्योंकि इसका आपका जो लिथोलॉजी था वो अलग था। लेकिन जो लेक था और जो लेक डिपॉज़िट जो मेक्सिकन सिटी है पूरा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखा गया एरिया से। और तो इसने जो है करीब-करीब 400 किलोमीटर दूर के एरिया को अफ़ेक्ट किया। 400 किलोमीटर दूर के एरिया को इसने सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट किया करके और सबसे ज़्यादा डैमेज यहाँ पे हुआ, पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा थी करके। तो यही चीज़ जो है ये 2001 के जो भुज का अर्थक्वेक आया था हमारा, 2001 का भुज का जो अर्थक्वेक था, उसमें भी देखा गया था, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.6 और इसने अहमदाबाद जैसे शहर में काफ़ी डैमेज किया था। तो ये एग्जाम्पल था आपका साइड इफेक्ट का पूरा करके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पूरा जो है इसका पीजी पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा था और इसकी वजह थी आपका ये लूज सेडिमेंट्स का अलूवियम आपके पास। तो ये आप ध्यान में रखें तो आप आसानी से इस बारे में समझ सकते हैं करके। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बताई है इसमें कि चेंज इन द फील्ड ऑफ लोडिंग कंडीशन हम लोग साइस्मिक वेव से लोडिंग कंडीशन की बात करते हैं, प्रोपोगेट्स टुवर्ड्स द अपर सरफेस, ये जो है अफेक्ट करता है आपका और दैट विल रिजल्ट इनटू द डैमेज, मतलब आपका जो अनकॉन्सुलेट सेडिमेंट्स हैं उसमें ये ज़्यादा अफेक्ट करता है एज इट पासिस फ्रॉम द बेडरॉक टू द अनकॉन्सुलेट सेडिमेंट्स, चूँकि हमने बात की कि ये एम्प्लीफाई करता है। अब आगे थोड़ा सा कुछ और भी देखते हैं और ये वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है हमारी कि ये आपका जो डेंसिफिकेशन और कंसोलिडेशन तो नहीं कहेंगे, डेंसिफिकेशन कहेंगे, और पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से आपका पूरा जो ये प्रोसेस होता है। लेकिन लिक्फेक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस वेयर द सेडिमेंट्स आर कंप्लीटली सेचुरेटेड। तो ये अगर सेडिमेंट्स आपके सेचुरेटेड हैं तो उसमें ये आपका होगा, तो लिक्फेक्शन वहीं पे होगा। अगर ये नहीं है कंडीशन तो नहीं होगा लिक्फेक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द साइक्लिक shear stresses developed by earthquake shaking and amount of stress required to trigger the liquefaction। तो liquefaction जो है ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये डीपर पार्ट में कम होता है अमूमन। इसका डेप्थ ऑफ अकरेंस ऑफ लिक्वेफेक्शन वेरीज फ्रॉम फ्यू मीटर्स अप टू 10 मीटर्स। उससे गहराई में नहीं होगा क्योंकि आपके पास प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वो प्रेशर जो है यूनिफॉर्म प्रेशर है, जो आप हम लोग कहते हैं कि एक, तो वो गहराई में ज़्यादा होगा तो वो अलाउ नहीं करेगा इसको। तो ज़्यादातर देखा गया है कि 10 मीटर तक जो है वो लिक्वेफेक्शन होने के चांसेस हैं। डेवलपमेंट ऑफ लिक्वेफेक्शन इज हाईली डिफिकल्ट एट ग्रेटर डेप्थ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नॉर्मल स्टैटिक, जो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल स्टैटिक इफेक्टिव स्ट्रेस जो है नीचे वो ज़्यादा है आपका करके। सो वो ज़्यादा होगा विच विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सेडिमेंट्स टू शेयर और डिफॉर्म।
तो ये बात हम लोग थोड़ा-सा लेके चलेंगे। अगर मान लो कि ये कहते हैं कि भई हमारा जो प्रोबेबल सेडिमेंट यूनिट है वो काफ़ी गहराई में है, 10 मीटर 20 मीटर के आसपास या, तो वो वहाँ पे हमको लिक्विफैक्शन मिलेगा नहीं। लेकिन नियर सरफेस अगर है हमारे पास जो कोहेसिव लेस सेडिमेंट्स या कोहेशन लेस सेडिमेंट्स कह लो, तो वो अगर है तो हम लोग जो है वहाँ पे लिक्विफैक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं करके। तो ये भी कुछ है, इस पे हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, जो कि लिक्विफैक्शन से रिलेटेड है। हम लोग कुछ फील्ड एविडेंस भी देखेंगे इसमें यहाँ पे कि किस तरह से लिक्विफैक्शन होता है, और जो हमारे पास जो लेयर्स हैं वो अगर थिकनेस है उसकी ज़्यादा, मतलब हम लोग कह लें कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके पास जो है वो लिक्विफाइड सैंड जो है वो सैंडी यूनिट जो है, क्योंकि ये कोहेसिव लेस मटेरियल है, और जो नॉन लिक्विफाइबल मटेरियल है जिसका परमेबिलिटी बहुत लो है, क्ले और सिल्टी क्ले हम लोग कह रहे हैं, तो वो थिकनेस क्या भी, उससे भी क्या अफेक्ट करता है उसको, और लिक्विफैक्शन के कुछ हम लोग एविडेंस भी देखेंगे, और फील्ड सिग्नेचर्स हम लोग मेनली बात करने की कोशिश करेंगे कि फील्ड में हम लोग किस तरह से इसको देखते हैं, और कुछ एरियाज़ में जो है रीसेंट अर्थक्वेक्स आए थे तो उसमें हमने किस तरह के लिक्विफैक्शन फीचर्स देखे। तो अभी यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।